अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़वीन अल्ताफ़। नाज़वीन, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे पे। ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक बीमारी है जिससे आजकल हर एक शख्स दो चार है। इसके होते ही 10 और बीमारियां जन्म लेती हैं। वैसे तो हर शख्स अपना तरीका बताता है कि किस तरीके से आप मोटापा कम कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कौन सा तरीका आपके लिए मुफीद है, कौन सा तरीका आपके लिए गलत है। ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 150 मिनट अपनी एक्सरसाइज को देना हफ्ते में ये मुकम्मल करना ज़रूरी है। ख्वाह वो साइकिलिंग हो या तो आपका तेज़ तेज़ चलना हो या दीगर दूसरी एक्सरसाइजेज हों। किस तरीके से आप अपनी मोटापा कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये डेली की जो आजकल जो हमारी रूटीन डिस्टर्ब हुई है, लेट नाइट मंचिंग करना या फिर एक्सरसाइज का ना करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह बनती है। बहरहाल हम अपने शो में आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम इस वक्त लाइव हैं 10 से 11 के दरमियान। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, मुश्किलात हैं ओबेसिटी के हवाले से या दीगर दूसरे मसाइल, दूसरी बीमारियों के हवाले से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम वेलकम करते हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के हवाले से। एज़ यू नो कि आजकल हर एक बच्चा भी, बड़ा भी, सब इससे दो चार हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये ओबेसिटी की यानी मोटापे की वजह क्या होती है? देखिए, मोटापे की वजूहात अगर हम देखी जाए तो कोई एक नहीं, बेशुमार वजह हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल। जैसे हम अक्सर बीमारियों का जब भी जिक्र करते हैं तो उसके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी की बात करते हैं कि जिसमें हमने बैठा रहना ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी इंतहाई रिड्यूस हो गई हैं। तो ये एक तो ये वजह। दूसरी बात ये है कि जंक फूड्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अभी मैं आगे इंशाल्लाह इसमें डिटेल में बताऊंगा कि क्या पता भी नहीं चल रहा होता कि बाद में हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर जाते हैं, किस हद तक जो है वो यानी एक सपोर्टिव होते हैं मोटापे की तरफ खुद को ले जाते हैं। और दूसरा ये है कि फिज़िकल आपका जो स्लीप डिसऑर्डर यानी स्लीपिंग अगर आप कह लें तो उसका रिदम सारा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। ख़ासतौर पे ये जब से लॉकडाउन और कोरोना का जो सिलसिला शुरू हुआ तो अगर आप देखें ओवरऑल तो इसमें ये कि लेट नाइट जो है वो इवन खाना भी देर से खाया जा रहा है और उसके बाद सोया भी देर से जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब मोटापे की तरफ ले जाती हैं। इवन अगर इससे पहले भी हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल रूटीनली, तो क्योंकि हमारा जो कहते हैं कि खाने का जो तरीक़ेकार है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम बाहर की कंट्री से इसको कंपेयर करें तो हमारे यहाँ डंपिंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है जो कि मोटापे का सबब है। तो डॉक्टर साहब, ये कहते हैं ना, जब आप इतनी कैलोरीज गेन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपको उसको बर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं करते अमूमन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ओवरवेट और मोटापे में क्या फ़र्क है? लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी लाइन ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, ओवरवेट और मोटापे में क्या फ़र्क है? देखिए, ओवरवेट असल में बीएमआई की जब हम बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं, तो बीएमआई कैलकुलेशन है। बेसिकली इसमें क्या है कि हाइट और वेट जो है इसको जहन में रखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, उस हिसाब के आपके वेट कितना होना चाहिए। तो ये जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी एक रेंज बनती है। मिसाल 18.5 से लेके 24.9 की रेंज में अगर आप हैं तो नॉर्मल हैं, और अगर आप 25 से ऑनवर्ड ले लें टू 29.9 तक तो ये आपका ओवरवेट कैटेगरी में आता है, जो कि ओबीज नहीं होता है एक्चुअली। यानी ये वो कैटेगरी होती है कि जिसमें आप बेसिकली अपनी बॉडी की फिजिक और शेप में होते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल जो है वो मास बढ़ना शुरू हो रहा होता है। इसके बाद फिर आप 30 से ऑनवर्ड एंड 39.9 तक जो आपका रेंज अगर बीएमआई की कैलकुलेशन के बाद बनती है तो उसमें देखने में आता है कि वो फ्रैंक ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। यानी वो एक प्रॉपर, जैसे आप मोटा कह सकते हैं किसी को कि आप वो मोटापे में दाखिल हो चुका हुआ है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी हम साथ ही साथ बहुत से ग़िज़ाएँ भी डिस्कस करेंगे और बहुत सी मिथ्स भी इस हवाले से है जो हमने डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि एक दिन में आपको कितनी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए? जी देखें, बात ये है कि जब हम मोटापे की बात करते हैं तो बेसिक चीज़ क्या चीज़ जारी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो है कैलोरीज़। इसकी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अगर हमारे पास अभी टाइम है ब्रेक में, तो टाइम है, तो मैं चाहूँगा कि इसकी एग्जांपल से आप समझिए और इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है किसी, चाहे वो बाइक से हो या गाड़ी से हो,
तो आप उसमें उतना ही फ्यूल डलवाएं कि जितना आपको 1 किलोमीटर जाना है। लेकिन अगर आपने 2 किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल डलवाया और आपका जो डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर था, तो ये इजाफी जो है रिमेनिंग समझे ये वो फ्यूल है जो आपने डलवाया एडिशनल, लेकिन वो यूज़ में नहीं आया और वो स्टोर होता चला गया। ठीक है, यही चीज़ हमारा कैलोरीज का होता है 1800 टू 2200। डॉक्टर साहब ये कैलोरीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नवीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नवीद, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं मेरे बड़े भाई हैं तो उनका पेट बड़ा है काफी, उनकी एज तकरीबन 37 है और वो जब चलते हैं तो उनके पाँव जो सूज जाते हैं थोड़े। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि ओवरवेट हैं, उनका पेट भी फूला हुआ है जब वो चलते हैं, तो देखिए ना पूरा इम्पैक्ट आता है जब आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। तो जैसे हम जोड़ों के दर्द की जब कल बात कर रहे थे तो उसमें यही था कि इन मोरों पे जिस तरह जोर पड़ता है इसी तरह हमारे घुटनों में, टखनों में और पैरों पे भी उतना ही लोड पड़ना शुरू होता है, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आता है। ऐसी सूरत में इनको बाकायदा वेट रिडक्शन की ज़रूरत है और वॉकिंग की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर टाइम। एक नहीं कि हम कहते हैं ना हम चल रहे हैं हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर सिर्फ साथ टहलते हुए चले जा रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज का एलिमेंट नहीं है, इससे वेट रिडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाद में जब आपका रूटीन बन जाता है तो इस ड्यूरेशन को आप बढ़ाते चले जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और आपकी वेट रिडक्शन होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में इसी सिलसिले में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो कल आप जो अभी हमें नाज़रीन हमें देख रहे हैं, इंशाल्लाह कल हम उनसे डाइट प्लान भी डिस्कस करेंगे, एक डाइट चार्ट मैं शेयर करूँगा और उसको अगर वो फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह वेट रिडक्शन में काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगी। जी बिल्कुल, लॉट पोर्ट टू डिस्कस। अभी एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी साबर हुसैन बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मोटापे के मतलब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इससे मतलब मैं पूछ रहा हूँ, कुछ टिप्स बता दी प्लीज। जी बिल्कुल, पूछिए। जी क्या पूछना चाह रहे थे आप? सॉरी। मोटापा कैसे कम किया जा सकता है? जी आप बिल्कुल आप ये प्रोग्राम देखें, इसको आज भी देखें, कल भी इंशाल्लाह। तो इनमें तमाम वो एलिमेंट्स के जिसके ज़रिए मोटापा कम किया जा सकता है, प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। क्योंकि वैसे क्या होता है कि हम चाहे वो यूट्यूब हो गया, आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े भी हैं, लोगों ने अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए होते हैं, कुछ डाइट के हवाले से, कुछ एक्सरसाइजेस के, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं जो मेडिकल बुक्स कहती हैं, जो एडवाइस करती हैं कि आप किस तरीके से सॉरी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने ही इस प्रोग्राम के अंदर डिटेल में बताते जाएंगे, कौन सी ग़िज़ा आपको लेनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैडम ये डॉक्टर साहब ये सवाल कर रहा है कि मेरा बेगम का तबीयत बहुत खराब रहती है ना, जी तो उसकी घबराहट बहुत आती है, तो ये बहुत अरसे से मैंने दिल की पट्टी टेस्ट में सब क्लियर आता है लेकिन उसकी घबराहट नहीं आती है। ठीक है, क्या चीज़ नहीं आती? सॉरी। उसकी घबराहट होती है, घबराहट होती है। ओके। तो उसको जो दवाई डॉक्टर को मोदी के पास टेस्ट की सारे किए, टेस्ट क्लियर आता है, घबराहट नहीं आता है। अच्छा। खास करके शाम के टाइम पे आता है। ठीक है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, जो आपने अगर कोई टेस्ट करवाए हैं वो आप मुझसे शेयर करें, फिर मैं इंशाल्लाह एडवाइस करूँगा इस हवाले से कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 1 या 2 के दरमियान। साथ ही साथ एक और कॉल भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कोयटा से बोल रहा हूँ, मुनव्वर। जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, मैं जब वॉक करता हूँ ना तो मेरे पैरों में तकलीफ बहुत होती है। ठीक है जी। आप डायबिटिक हैं? जी मैं डायबिटिक हूँ। कितना अरसे हो गया? बाईपास तकरीबन हो गया मुझे कोई 13-14 साल। ओके। और मैं तकरीबन 3-3.5 किलो 3.5 मीटर जो है ना मैं वॉक करता हूँ। ठीक है। थोड़ा तेज वॉक करते हैं या सिर्फ टहलना जिसे हम कहेंगे? नहीं, वो मैं तेज वॉक नहीं कर पाता क्यों, पहले तो एक जिम उधर जाया करता था। जी। मगर ये कोविड की वजह से जो है ना अभी अपने घर के पास की जो रोड है ना, ठीक है, उसी पे तकरीबन 3 मील मैं डेली चलता हूँ। ठीक है। तो ये है कि भाई टांगों में बड़ा दर्द होता है। सही है। अच्छा देखिए, जी आपने लास्ट अपना HbA1c टेस्ट करवाया था? दरअसल वो कराची जानी है मेरे साथ, दरअसल मैं स्टेट बैंक में है ना, मेरे सारे ट्रीटमेंट जी कराची से होते हैं आप हाल से, तो अब वो 3-4 महीने हो गए। ठीक है। डॉक्टर भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है। और उसकी वजह से जो है ना वो
जाने नहीं हो पा रहा, अब जाऊंगा मैं। चलें बिल्कुल आप ठीक है, टेस्ट भी करवाएं HbA1c ताकि पहले पता चले कि मैंने कराया था जी। HbA1c अभी ये कोई 4 महीने पहले ना, जी जी तो वो आया था 5.9। ठीक है, ठीक सही। है, ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, इनके सवाल का जवाब जो है हम एक ब्रेक के बाद देंगे। फिलहाल यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अभी बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है। अभी हम मिथ्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ ग़िज़ाएँ भी डिस्कस करेंगे, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी बच्चों में इतनी कॉमन क्यों हो गई है। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक जनाब। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी यानी मोटापे पर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमसे जो कॉलर थे उन्होंने पूछा था जो सवाल, तो आप उसका जवाब दे दें। जी जी, देखिए बात वो ये आ रही है कि जहाँ पर शुगर लेवल्स हाई हो रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें फिर HbA1c एटलीस्ट टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि HbA1c टेस्टिंग लास्ट अगर हमने फ़र्ज़ करें 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है और अगर कंप्लेन इस टाइप की आ रही है तो डेफ़िनेटली उसको ज़रूरत है कि उसको दोबारा से चेक करवाया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि शुगर लेवल्स किस वक्त वेरी कर रहे हैं, दिन के किस टाइम पे बहुत ज़्यादा भी होते हैं। हम सिर्फ HbA1c देखें डॉक्टर्स की इवैल्यूएशन के लिए है। ये जो हम अमूमन तसल्ली कर लेते हैं जी 5.9 आ गया या 6 आ गया, लेकिन दिन के बहुत सारे दिनों में कभी ऐसी वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस होती हैं जिसका बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आजकल बच्चों में बहुत देखा गया है कि ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, खाने भी जो है वो 3 टाइम की बजाय जो है 5 टाइम 6 टाइम स्टार्ट हो गए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि टाइम्स बढ़ गए हैं, मैं वहीं पर आऊँगा कि कैलोरीज की बात करूँ। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, एक कॉलर भी हम साथ ही साथ ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। बोलिए, मेरी बेटी है 14 साल की। जी उसका ना मोटापा बहुत ज्यादा हो गया। सही, ठीक है, ठीक है। तो एक मेरा बेटा है 7 साल का, जी वो भी मोटापे का शिकार है। अच्छा, आपके यहाँ जो है फैमिली में टेंडेंसी है मोटा होने की? नहीं, पहले तो कोई नहीं है, अब हमारी फैमिली है मोटापे में। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, अब देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी भी ये वो एज है कि जिस एज में आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, और ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि इसे कम किया जा सकता है। वरना एक वक्त ये आता है जब टीन एजेस क्रॉस कर जाते हैं बच्चे अमूमन, और पेरेंट्स फिर कंसर्न करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अब उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वक्त के साथ ज़ाहिर रिड्यूस होने लगती है। ये जो टीन एजेस तक में जहाँ पे ओवरवेट की कंप्लेन आती है, यानी आती है कि आप वेट बढ़ रहा है और ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, मोटापे की तरफ जा रहे हैं, इसमें क्योंकि बच्चे उछल कूद, भाग दौड़, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इवन डाइट, जो अब मैं आ रहा हूँ डाइट के ऊपर, जैसे अभी आपने कहा कि मैं इसमें आपके हवाले से भी और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ओवरवेट या ओबीज होने के हवाले से यानी मोटापे के हवाले से परेशान हैं, एक बात जहन में रखें कि जब हम बच्चों में कहते हैं ना कि बच्चे जो जंक फूड मांग रहे हैं, चाहे वो इवन ये फास्ट फूड्स हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, हम ये बेफिक्र होकर अमूमन बच्चों को खिलाते हैं या अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी ये हमारी ही गलती होती है कि हम उनको इस चीज़ की आदत भी इस हद तक डाल लेते हैं कि फिर वो रेगुलर बेस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि फिर आगे जाके इस ओवरवेट या ओबेसिटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक बात डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चों को खुद ही इस बीमारी में डालते हैं। एक कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है, पहले हम उनको ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? माजिद बात। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैडम, मेरा दरअसल एज है 44। जी ठीक है। जी हेलो जी जी, हम सुन सकते हैं, आप बोले प्लीज। मैडम, मेरी 44 एज है और मेरा पेट ऊपर से फुला हुआ, टांगे सूखी, अजीब सा मसला बेड हमसा जिस्म बना हुआ है। ठीक है। हालांकि मेरी ऐसी जो मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। जी जी, मुझे भी समझ नहीं आती, हालांकि मैं बहुत परहेज भी करता हूँ हर चीज से। अच्छा, खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम तो आपको नहीं? सर कुछ भी नहीं। तो बस फिर आप इंशाल्लाह स्मार्ट वैसे ही लगेंगे जैसे आपके दोस्त हैं और आप अभी भी हैं। थोड़ा सा बस ज़रूरत है आपको ध्यान देने की, एक तो फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, ठीक है,
अब भले चाहे थोड़े शुरू के हफ्ता 10 दिन थकन महसूस होगी, अजीब लगेगा, मसल्स में पेन होगा, लेकिन जब आप इसको रूटीनली अपना रूटीन सेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको, बल्कि मैं कहूँ कि एक्सरसाइज किए बगैर या भाग दौड़ किए बगैर आपको चैन नहीं आएगा, वो ये स्टेज भी इंशाल्लाह आएगा। एक चीज़, दूसरा है कि डाइट के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि जी हम बहुत एहतियात करते हैं, मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आप नाज़मीन, ये ताकि इनके कॉलर के हवाले से भी और जनरली, क्योंकि कैलोरीज पे हम बात करने ही वाले थे। 18 to 2000 कैलोरीज जो हैं वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली की। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि 140 से 130 से 140 कैलोरीज हमें एक रोटी से सिर्फ मिलती है। सही। तो अगर हम 2 रोटी का इस्तेमाल करते हैं और साथ में कोई भी, आप चाहे वो वेजिटेबल्स हो गई या कोई और सालन हो गया, ये जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तकरीबन 350 कैलोरीज हम ऑन एन एवरेज बहुत इजीली इस्तेमाल कर जाते हैं। बच्चों की अभी हम बात कर रहे थे, बर्गर्स को अगर आप ले लें तो एक जिंगर बर्गर, चाहे वो कहीं का भी बना हुआ हो, तकरीबन 450 कैलोरीज ऑन एन एवरेज होती हैं इसके अंदर। एक साथ में आप 120 कैलोरीज से लेके 150 कैलोरीज तक की एक सॉफ्ट ड्रिंक आपने इसमें ऐड कर ली, तो 500 to 600 कैलोरी तो आपने एक वक्त में इस्तेमाल कर ली। एक वक्त में एक वक्त में हमने इतनी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम कर ली है। साथ ही साथ एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? तो पूछा था मैडम कि ये मोटापा जो है, पेट मतलब बढ़ रहा है मेरा, ये किस वजह से हो रहा है, क्या वजह है, किस मतलब? अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी उम्र है 24-25 साल, 25 साल मेरा उम्र है। अच्छा, यंग एज है माशाल्लाह। इस एज के अंदर आपका वेट कितना है? वेट सर तकरीबन 85-86 किलो है। ओके, अच्छा। एक्सरसाइज, भाग दौड़, चल खेल कूद, कोई एक्टिविटी रूटीन में रखी हुई है? नहीं सर, पैसे भाग दौड़ दुकान में होती है, वैसे नहीं होता है। अब देखें ना, आपके ही बात से मैं लेता हूं कि आप यही तो मैं एडवाइस कर रहे हैं कि आपने जो हजरात या ख़वातीन जो कि ओवरवेट का इस वक्त शिकार हैं या ओबेसिटी में दाखिल हो चुके हैं, फ्रैंक ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, तो जब तक ये बॉडी को एक्सर्ट नहीं करेंगे, कैलोरीज जो आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम करके अब वो बॉडी के अंदर स्टोर हो गई हैं, जब तक उनको मोबिलाइज नहीं किया जाएगा तो वेट रिडक्शन नहीं होगा। ये बात जहन में रखें। अगर हम समझेंगे कोई मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन भी दी जाती हैं, मैं अक्सर, मेरे पास पेशेंट्स हैं ऐसे जिनको मैं मेडिसिनल एडवाइस भी देता हूँ। इसके लिए जो FDA की तरफ से अप्रूव मेडिसिन हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका एक हद तक रोल है, 30 to 35%। रिमेनिंग एक्सरसाइज और डाइट। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली यानी समझ लें 45, इसको मैं समझ लें कि 1 किलो से थोड़ा कम जो है वो 1.25 किलो, अगर मैं कहूँ ऑन एन एवरेज पर मंथ के हिसाब से वेट रिडक्शन होती है। तो अगर एक साल के अंदर आप फर्ज करें 8 to 10 kg वेट रिड्यूस करते हैं, इट्स फाइन। ठीक है। 2 साल के अंदर आप 20 किलो वजन तक, 16 से 20 किलो वजन कम कर लेते हैं। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, खालिद हिजाजी बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर से जानना चाहूँगा, मैं मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा 5 साल से, मैं किडनी पेशेंट हूँ, डायलिसिस हो रहे हैं, तो कुछ इसका बता सकते हैं? इन्होंने क्या बताया, सॉरी सर? इनको इनका यूरिन पास नहीं हो रहा है, 5 साल से किडनी का प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, यूरिन पास नहीं हो रहा है, एन्यूरिया हुआ है आपको, तो ये देखने की ज़रूरत है कि किडनी जो है वो यूरिन बना रहा है या नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़त ऐसा होता है कि किडनी तो यूरिन बना रहा होता है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे वो यूरिटर के अंदर हो या ब्लैडर के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसकी वजह से रिटेन होगा और फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होता है। तो आपको तो चेक कराने की जरूरत है, डेफिनेटली आप लाजमी चेक करवाएंगे, क्योंकि आपका डायलिसिस भी हो रहा है। क्रेटिनिन आपको पता है लास्ट कितना था आपका? हेलो, मेरा ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, चाहे तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे अगर आप बच्चों को बर्गर और साथ ही ड्रिंक देते हैं तो 500 कैलोरीज तक अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि एक रेगुलर पिज़्ज़ा जो है उसमें तकरीबन एक पिज़्ज़ा, और बहुत अच्छे माशाल्लाह जो हेल्दी बच्चे हैं वो एक वक्त में एक रेगुलर पिज़्ज़ा खा लेते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 1600 से 1800 कैलोरीज होती हैं। एक वक्त के अंदर आप 16 to 1800 कैलोरीज ले जाते हैं, तो इसका मतलब है आप एक दिन के अंदर अगर इस टाइप की ही बर्गर्स और ये सब चीज़ें रखते हैं तो आप 3-4 हज़ार कैलोरीज यूज़ कर इस्तेमाल मतलब आप ले रहे होते हैं, इनटेक ले रहे होते हैं। तो अब आप सोचें कि 2-2 हज़ार कैलोरीज स्टोर होंगी बॉडी के अंदर, तो ओवरवेट तो आएगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब किस तरह से आप अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करवाएं, बिकॉज बच्चे हैं नहीं समझते और जंक फूड के आदी हो चुके हैं, तो देखिए अब इसमें जिस तरह जब हम कोई दवाई देते हैं जो कि कड़वी होती है,
तो दवाई तमाम अमूमन पेरेंट बात ये भी कहते हैं कि दवाई हम बच्चे को नहीं पिला रहे, बहुत कड़वी है। दवाई तो होती कड़वी है, शरबत तो नहीं है ना। इसी तरीके से जब हम वेट रिडक्शन की कम करने की बात करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं, तो हम ऐसी सूरत में एडवाइस करेंगे तो स्ट्रिक्टली उसको फिर फॉलो भी करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं कि जो 180 और 190 केजीज के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। बिलीव मी के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर, इवन कल भी मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, तकरीबन उन्होंने 14 किलोग्राम बच्चे ने लूज़ किया वेट। डाइट प्लान जो हमने उनको सजेस्ट किया, उसके बाद एक मेडिसिनल सपोर्ट भी देनी पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टाइप के बहुत सारे जो आपको मिलेंगे कैटेगरी के अंदर, उसमें एक मेडिसिन का भी रोल है प्लस लेकिन डाइट प्लस एक्सरसाइज का भी रोल है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अर्शद लाहौर से बात कर रहा हूँ जी क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मोटापा में किस वजह से ये होता है? जी, और ये काफी के लिहाज से होता है या अपना उम्र के लिहाज से, क्या कैसे होता है ये? अच्छा देखें, इसमें कई फैक्ट, अब जैसे उम्र की अभी हमने बात की, तो अब उम्र का तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बच्चों के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, टीनेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और जहाँ पर हम मिडिल एज की बात करते हैं, तो मिडिल एज के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़, हमने अपने ऊपर बुढ़ापा भी तारी कर लिया है बहुत जल्दी अगर देखा जाए। और जो मिडिल एजेस के अंदर है वो भी ये कहते हैं कि नहीं जी अब हमसे भागा दौड़ा नहीं जाता, हमसे चला फिरा नहीं जाता। आई मीन दिस इज़ रॉन्ग। ये चीज़ अगर आप बाहर के तमाम कंट्रीज़ में देखें, वहाँ सुबह एक तो अर्ली उठना, हमारा जो है वो उठने का स्टाइल जो है वो टाइमिंग सारी बदल गई है, खाने का लाइफस्टाइल जो है, खाने का स्टाइल भी सब चेंज हो गया है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो आप जब कहते हैं कि एक दिन में, अच्छा मोटापा जो है, एक बात और जहन में रखें कि ये जो हमारा वेट बढ़ा, किसी का भी वेट बढ़ता है तो वो एक दिन का नहीं होता, वो 8-8, 10-10 साल लग गए। अब उसके बाद अब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 4 से 6 महीने के अंदर हम 25 किलो वज़न कम कर लेंगे या 30 किलो। ये नुकसानदेह भी है इतना क्विक रिडक्शन करना। लोग कीटो डाइट्स की तरफ भी चले जाते हैं, ग्रेजुअली फिर ये रिड्यूस होगा। अगर 10 साल में वेट बढ़ा है तो अगर 2 साल भी उसको लगते हैं या 3 साल लगते हैं वापस वेट को नॉर्मलाइज करने में, तो बुरा नहीं है। लेकिन इसको एक्सपेक्ट करें कि नहीं हमने जो कुछ भी एक अरसे में इतना गेन किया था अब वो चंद महीनों में हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो यहाँ बात की कि आपको टाइम पे सोना चाहिए, बिकॉज आजकल रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई, तो इसके लिए बात बिल्कुल ठीक है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यहाँ पे ये एग्जांपल बिल्कुल सही सेट की हुई है कि जितना आप अपना नींद को टाइम देंगे, खाने पीने को सही देंगे, हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज भी कीजिए, आप सही नींद भी लीजिए और सही ग़िज़ाएँ भी लीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि लोग बहुत कोशिश करते हैं वेट लूज़ करने की, लेकिन अपना एक्सरसाइज भी करते हैं, ग़िज़ाओं का भी ध्यान रखते हैं, इसके बावजूद वो वेट लॉस नहीं कर पाते, उसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, इसमें 2 किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक स्लो मेटाबोलाइजर्स हैं और एक फास्ट मेटाबोलाइजर्स हैं। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। इसको यूँ समझ लें कि टूट फूट का अमल और बनने का अमल, इसमें एक तवाज़ो है, एक बैलेंस है। ये जब बिगड़ जाता है तो अगर जिसमें स्लो मेटाबोलाइजर्स कहलाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम स्टोर करते हैं ज़्यादा बनिस्बत इस्तेमाल करने के। ये कुदरती तौर पे हो रहा होता है। जैसे फास्ट मेटाबोलाइजर्स हैं, आपने देखा होगा बहुत लीन थीन से हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी डाइट होती है, सब कुछ खाते पीते, लेकिन नहीं उनको एज सच उनका वेट गेन होता। और कुछ का ये ख्याल होता है कि हम पानी भी पी ले तो हमें पानी भी जिस्म को लगता है और वेट बढ़ने लगता है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ख़वातीन में वैसे ही वेट जो है बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह एडिपोज टिश्यूज़ जहाँ पे फैट डिपोजिशंस होते हैं, इनकी कंसनट्रेशन या इनकी जो क्वांटिटी या नंबर्स हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इस वजह से फीमेल में टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है वेट गेन करने की, इसलिए फ़ीमेल को और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो डिफरेंट डाइट्स लोग फॉलो करते हैं आजकल, आप जैसे आपको भी पता है कि कुछ डाइट्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखें, बहुत सारे लोगों ने तो इवन यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और कोई एक रिजीम के ऊपर स्टार्ट कर दिया कि अब मैंने इस तरीके से वेट रिड्यूस करना है। 2 महीने के बाद उन्होंने अपना चाहे वेट कैलकुलेट किया, अपना गर्थ जो है एब्डोमिनल गर्थ, ये भी स्टैंड क्राइटेरिया है कि आपका जो एब्डोमिनल गर्थ है उसको मेजर किया जाता है। अगर वो बढ़ी हुई है तो आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, ओवरवेट की। तो हम जब देखते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, हम उसे छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। चाहे वो आप लेमन टी की शक्ल में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटो डाइट्स की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर रिजल्ट चाह रहे होते हैं, एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो आप डेफिनेटली नहीं मिलेगा, एक दिन की बात नहीं है। हमारे यहाँ वो स्लिमिंग टीज़ पी जाती हैं कि जी अब आप तो 4 महीने इस्तेमाल किया, उसके बाद कहा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया। एक्सरसाइज करने पे आए,
1 महीना रेगुलर एक्सरसाइज की, उसके बाद जो है वो उसका यानी कम करते करते इस हद तक हुआ कि चाहे वो ट्रेडमिल भी लेके घर में रख ली और साइकिल्स भी रख ली और तमाम चीज़ें एक्सरसाइजेज मशीन सब आ गई, और उसके कुछ अरसे के बाद ये होता है कि उनका इस्तेमाल ख़त्म होता जाता है, वो कोने में चली जाती हैं। ठीक है। जो चीज़ में रेगुलरिटी आपको सालों रखनी पड़ती है, जिस तरह बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बात करते हैं तो एक दिन में बॉडी बिल्ड नहीं होती, सालों लगते हैं उसके अंदर, उसमें मेहनत होती है। इसी तरीके से वेट रिडक्शन में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम लगाना पड़ता है। बिल्कुल ट्रू। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, क्या ऐसी कोई ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जो आपकी फाजिल चर्बी गलाने में मदद करे और इससे आपका जो है हाजमा भी बेहतर रहे? अच्छा देखें, जब हम डाइट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अमूमन मैंने ये भी सुना है, बल्कि अक्सर लोग जब मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि जी हमने तो सुबह का नाश्ता छोड़ा हुआ था, कोई कहता है मैं दोपहर का खाना नहीं खा रहा हूँ, कोई कहता है हम रात का नहीं खा रहे। स्किपिंग ऑफ द मील्स इज़ नॉट द रेमेडी टू डिक्रीज द वेट। ये गलत कंसेप्ट है कि जी हम खाना कोई एक टाइम का छोड़ देंगे तो हमारा वज़न जो है कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। निबलिंग एक प्रोसेस कहलाता है, यानी कि आपने थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। मैं वही कहता हूँ, जितना आपने अपनी एक्टिविटी रखनी है उतना आप इस्तेमाल करें। वही जैसे मैं फ्यूल या पेट्रोल की एग्जांपल दी थी कि आपने जितना दूर जाना है सिर्फ उतना फ्यूल डालें, सही, बजाय इसके कि आपने टंकियाँ फुल करवाने लेने वाली बात है और आपने जाना सिर्फ 1 किलोमीटर था, तो बाकी रिमेनिंग है वो रहेगा बॉडी के अंदर। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर आप एक तो डाइट्स की जब आप बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ हम ड्राई फ्रूट्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, कुछ ग़िज़ाएँ हैं जिस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ मेडिसिन हैं जिसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन देखते रहिए OPD ऑनलाइन। हम आपसे मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन और बात हो रही है यहाँ पे ओबेसिटी के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि फाजिल चर्बी को कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो गलाने में मदद करती है, और साथ ही बताइएगा कि जिससे आपका हाजमा भी बेहतर रहे। अच्छा देखें, डाइट की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि जैसे इंशाल्लाह कल मैं जो नाज़रीन हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल मैं इंशाल्लाह उन तमाम लोगों से शेयर करूंगा पूरा डाइट प्लान। ठीक है कि उन्होंने सुबह नाश्ते में जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते में उनको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑन एन एवरेज मैं इसमें एक रेंज बता दूंगा। दोपहर के खाना क्या होना चाहिए, बीच में जो टाइम होता है नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, पूरी कैलोरीज़ की कैलकुलेशन होगी, उसको फॉलो करना होगा। एक बात जहन में रखें, तो उससे क्या होगा कि एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि 1 महीने के अंदर कि डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर साहब ने तो चार्ट दिखाया था, उसके बाद 1 महीने के अंदर जो है हमारा 2 से 3 किलो वज़न नहीं गया। कोई ऐसा क्लेम नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा, अगर पूरे महीने में आप जाके 2 पाउंड भी वज़न कम कर लेते हैं, 1.5 से 2 पाउंड, तो इट्स फाइन। कि आप पूरे साल का टारगेट बनाएंगे, एक दिन में नहीं होगा, पूरे साल का टारगेट बनेगा कि जिसमें आप कहेंगे कि हाँ मेरा 7 से 8 किलो या 8 से 9 किलो, अगर जो एग्रेसिव अच्छे उस पर जाते हैं प्लान पे, तो 8 से 10 किलो तक भी वज़न पूरे साल में कम होता है। तो इट्स गुड कि 70 किलो तो आप 60 पे आ जाएंगे। तो एक चीज़ आपने उसको इंशाल्लाह फॉलो करनी है एज इट इज़। बाकी जो जिनको मेडिसिनल सपोर्ट चाहिए वो प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल करें, तो फिर हम इसमें मेडिसिन भी ऐड करें। ठीक है, तो कल का शो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं, अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट करना चाह रहे हैं, तो कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। कल डॉक्टर साहब आपसे डाइट प्लान शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ बात कर लेते हैं, बहुत ये कॉन्सेप्ट है, लोगों में देखा गया है कि बेल्ट पहनते हैं, उनको लगता है कि बेल्ट पहनने से चर्बी कम होती है। इसका आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं मिसेज अयाज बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी बेसिकली अभी मैं आपका प्रोग्राम ही देख रही थी और उस पर जो टॉपिक था, तो अब चूंकि हमारे जो आजकल के हालात चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, जो पार्क्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं, तो ज़्यादा जो हम लोगों को इश्यूज हो रहे हैं कि हम लोग नॉर्मल रूटीन में जो है ना वॉक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली मेरी एज है 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम मैरिड। ठीक है। और एक बेटी है मेरी, बट ये है कि मेरा सिजेरियन हुआ था, ऑपरेट हुआ था, तो और जो चूँकि मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इशू ये है कि मैं वेट जो है वो लोअर पार्ट का काफ़ी गेन कर चुकी हूँ।
ठीक है। क्योंकि एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जी। फुल टाइम बैठ के काम करना है। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा कोई डाइट प्लान बता दें या कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें कि जिसको मैं अपने वेट को एक बैलेंस शेप में ले आऊँ। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा बहुत देखें, शुक्रिया। जैसे अभी इन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली वेट रिडक्शन प्लान हो, देखें एक तो जनरलाइज प्लान है जो इंशाल्लाह मैं आपसे कल शेयर करूंगा कि वो मोर और लेस अप्लाई होगा सब पे। बहुत स्पेसिफिकली जब हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो जहाँ पर डाइट हो और मेडिसिन का यूज़, वो मैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेडली देता हूँ, मतलब और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि जहाँ पे मेडिसिन में एडवाइस करूँगा तो बहुत तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए प्रेगनेंसी का फैक्टर आ जाता है, एज फैक्टर आ जाता है, और उसके अलावा दूसरे जो को रिलेटेड डिजीज़ खुदा ना खास्ता है, इन तमाम को चीज़ों को देखने के बाद जो FDA की तरफ से अप्रूव्ड मेडिसिन्स हैं जो वेट रिडक्शन में मदद देती हैं, फिर मैं वो एडवाइस करता हूँ और उसका तरीक़ेकार। तो उसके लिए तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, जो नंबर आप डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे अभी इन्होंने कहा कि लॉकडाउन की सिचुएशन रही या ओवरऑल कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में ही कन्फाइंड हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक्सरसाइज का जो एलिमेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। वॉकिंग ज़रूरी नहीं भी होती अगर आप फिज़िकली एक्सर्ट करते हैं। वही मैं पीटी एक्सरसाइजेस की बात करता हूँ जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में जिक्र होता है कि पीटी एक्सरसाइजेज जो हम स्कूल में करते रहे, अगर उसका सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट एनफ कि आपकी जो वॉकिंग है उसको कवर करे। उसके अलावा जिन घरों में स्टेप्स हैं, अगर 10 स्टेप्स वो यानी चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, तो उससे भी जो एक्सरसाइज होगी वो बेस्ट है। तो इसमें कोई ऐसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमें कोई बहुत स्पेसिफिकली किलोमीटर्स तक वॉक करना ज़रूरी है। एक बात आपने जो अभी बेल्ट की बात की थी उसका जवाब भी मैं आपको एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर लिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं फराह बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे फराह? जी मेरी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा मर्ज ये डॉक्टर साहब, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इतनी है कि मेरे जलन होती है ठीक है। पेट में और जोड़ों में भी दर्द रहता है। टॉन्सिल्स का भी मसला है मुझे। ओके, बिल्कुल परेशान नहीं हो इंशाल्लाह। एसिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जी मेरा वेट बहुत कम हो गया है। ठीक है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 60। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह एसिडिटी का भी प्रॉब्लम ये चीज़ सही हो जाएगी। जो दर्द है, जॉइंट पेन्स हैं, उसमें भी इंशाल्लाह फाका होगा। आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा 1 से 2 बजे के दरमियान, तो इंशाल्लाह जो मेडिसिनल एडवाइसेस हैं वो भी मैं आपको कर दूंगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जिन्होंने भी हमें कॉल किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपको बआसानी सुन सकें। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक उन्होंने अपने टीवी का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ किया हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसे मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जब डॉक्टर साहब आपसे कहते हैं कि मुझे कॉल कीजिएगा शो के बाद, तो उनका मकसद होता है कि वो तमाम तर प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपकी हिस्ट्री जानकर आपको मेडिसिन रेकमेंड करें। इसीलिए वो कहते हैं कि आप शो के बाद कॉल कीजिए, उनका शो के बाद आप आधे घंटे बाद उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम यहाँ बात कर रहे थे, अमूमन देखा गया है कि लोग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे चर्बी कम होती है। उस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें जब हम मिथ्स की बात करते हैं कि वो एक आम ख्याल बना हुआ है कि जी स्वेटिंग होगी, आप जब बेल्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली स्वेट करेगा, और जब स्वेट करेगा तो जहन में आता है कि चर्बी बाहर आ गई। आप कभी उस स्वेट को फील करके देखें, क्या उसमें फैट्स नज़र आते हैं? एक ऐसे ही मैं जनरली सवाल पूछ रहा हूँ। तो एक बात जहन में रखें, या हम घर में काम कर रहे होते हैं, किचन में ख़वातीन मौजूद होती हैं या वैसे स्वेट कर रही होती हैं जबकि वो ओबीज़ हैं, तो क्या वो पूरी बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है तो क्या वो फैट्स निकल रहे होते हैं? तो ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि कैलोरी बर्न होना और आपकी स्वेटिंग होना, ये दो एंटायरली डिफरेंट। आप जितना आप पानी पीते रहेंगे, अच्छा सर्दियों में अगर हम बात कर लें तो सर्दियों के अंदर अगर आप कुछ भी पहनते हैं या अगर आप बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उससे स्वेटिंग होगी? स्वेटिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। वाटर जो है वो एक ख़ास क्वांटिटी जब हम पूरे दिन में ले रहे होते हैं उसका एक मिकदार है जो एक्सक्रीशन का एक तरीक़ेकार है। जैसे यूरिन पास होता है, इसी तरह बॉडी से जब स्वेट्स निकलते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो बाय प्रोडक्ट्स बल्कि जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह, वो चीज़ें बाहर निकलती है। उसमें फ़ैट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है सच। अब ये मार्केटिंग के तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बेचारे उसको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन आपने शायद अंदाज़ा हो या नहीं, कुछ अरसे के बाद ही उस चीज़ को छोड़ देते कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। मेडिकली ऐसा प्रूवन नहीं होता ना वो। अब एक लोगों को ये समझ में आए कि जी स्वेटिंग बहुत हो जाएगी तो उससे आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को प्लीज़ मतलब मेरे ख्याल से इसका बजाय इसके उन चीज़ों पे ध्यान दें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, डाइट का अच्छा सा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर है, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कल इंशाल्लाह ज़रूर इसको देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें जो डाइट प्लान कैलोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूँगा कि आप एज वाइज कोशिश होगी मेरी कि टीन एजेस में, मिडिल और ओल्ड एज के अंदर कितनी कितनी कैलोरीज दिन में लेंगे, किस तरीके से खाएंगे, उसको अगर इंशाल्लाह फॉलो करें तो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जो भी ओबेसिटी का शिकार है, ओवरवेट का शिकार है, इंशाल्लाह उसमें अफाका होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं आपको बताती चलूँ कि कल का शो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल डॉक्टर साहब डाइट प्लान आपसे शेयर करने वाले हैं। तो जो लोग स्लिम एंड स्मार्ट होना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम टॉपिक के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।